नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के सिलेबस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान है 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 2.5 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 वर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान 3 वर्ष किया गया है। 3 वर्ष किया गया है। इसकी व्याख्या छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के तहत धारा 4 में है। धारा 4 में दंड का प्रावधान किया गया है। इसकी अवधि होगी 3 वर्ष और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके साथ धारा 5 को भी जान लेते हैं। धारा 5 यह कहता है कि जब कोई स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोन्ही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। इसकी अवधि होगी 5 वर्ष और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 मार्च 2001 को। 23 मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है महिलाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना, शिकायतों का निराकरण, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु सरकार को सुझाव देना इत्यादि। इसकी संरचना की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक हैं। तीसरा प्रश्न है, बाल श्रमिक अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी 23 दिसंबर 1986 को। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 या फिर कहें बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 दिसंबर 1986 को मिली थी। इस अधिनियम का उद्देश्य बालकों को संकटमय कार्यों में लगाए जाने को प्रतिबंधित करना है। चौथा प्रश्न है, बाल श्रमिक अधिनियम के तहत बालक से आशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14 वर्ष तक की आयु का बालक। बाल श्रमिक अधिनियम के तहत बालक से आशय है 14 वर्ष तक की आयु का बालक। इसके बाद जो भी 14 वर्ष से अधिक का बालक है वह आता है कुमार वर्ग की श्रेणी में। 14 से 18 वर्ष तक की आयु का बालक कुमार वर्ग की श्रेणी में आता है। पांचवा प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालकों पर क्रूरता के प्रति दंड का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 76, बी धारा 75, सी धारा 77 या फिर ऑप्शन डी धारा 71। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 75। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालकों पर क्रूरता के प्रति दंड का प्रावधान धारा 75 में है। इस अधिनियम के तहत धारा 75 अंतर्गत जो कोई बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट देता है, हमला करता है या फिर उसका परित्याग या उत्पीड़न करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और यदि अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी संगठन का प्रबंध करता हो, बालक का देखरेख और संरक्षण का कार्य सौंपा गया हो, तो इसके लिए उसे 5 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और यदि किसी क्रूरता के परिणाम स्वरूप यदि कोई बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या किसी मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है तो इस अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास जिसे
10 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है और साथ में 5 लाख के जुर्माने से दंडित होगा। छठवां प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत संप्रेषण गृह, विशेष गृह या फिर बाल गृह स्थापना करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी उच्च न्यायालय या फिर डी जिला न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार को। किशोर न्याय अधिनियम के तहत संप्रेषण गृह, विशेष गृह और बाल गृह स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। अधिनियम के तहत राज्य सरकार को संप्रेषण गृह स्थापना करने का अधिकार धारा 47 में दिया गया है। धारा 47 में। वहीं विशेष गृह स्थापना करने का अधिकार राज्य सरकार को धारा 48 में दिया गया है और बाल गृह स्थापना करने का राज्य सरकार को शक्ति धारा 50 में दिया गया है। 8वां प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के बारे में विशेष प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन है धारा 56, ऑप्शन बी धारा 65, ऑप्शन सी धारा 58 या फिर धारा डी 60। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 56। किशोर न्याय अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण के बारे में प्रावधान धारा 56 में दिया गया है। 9वां प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण का साधारण सिद्धांत किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन है ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 3 या फिर ऑप्शन डी धारा 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा 3 में। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण के साधारण सिद्धांत धारा 3 में वर्णित है। याद रखेंगे धारा 3 में। अधिनियम की धारा 3(1) में निर्दोषिता की अवधारणा का सिद्धांत, 2 में गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, 4 में सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, 6 में सुरक्षा का सिद्धांत, 13 में संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और 16 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत दिया गया है। 10वां प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 4 या फिर ऑप्शन डी धारा 6 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा 4 में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन, इसके गठन का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों के निर्वहन करने के लिए स्थापित करती है। और इस अधिनियम की धारा 8 में बोर्ड के शक्तियों, कृत्यों और उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि बाल कल्याण समिति गठन करने का प्रावधान धारा 27 में दिया गया है और इसका गठन राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार। और वहीं इस समिति के शक्ति का प्रावधान धारा 29 में दिया गया है। इसके तहत समिति देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों को निपटारा करने और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए उपबंध करने का अधिकार होगा। 11वां प्रश्न है, बाल श्रमिक अधिनियम 1986 अंतर्गत कौन सी धारा बालकों अथवा कुमारों को किसी आजीविका या प्रक्रिया में नियोजन का प्रतिषेध करती है? ऑप्शन है धारा 2, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 3 या फिर ऑप्शन डी धारा 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 3। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 अंतर्गत धारा 3
बालकों अथवा कुमारों को किसी आजीविका या प्रक्रिया में नियोजन का प्रतिषेध करती है। अधिनियम अनुसार किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रक्रिया में नियोजन या कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और इस धारा 3 के उल्लंघन पर दंड या शास्ति का प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। धारा 3 के उल्लंघन पर दंड या शास्ति का प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी काम के लिए नियोजित करता है तो वह इस धारा अनुसार दंड का भागी होगा। इस धारा के तहत व्यक्ति 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित होगा। इसमें किसी बालक या कुमार के माता पिता या संरक्षक अपराध की दशा में दंड के भागी नहीं होंगे। और धारा 14(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात वही अपराध दोहराता है यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात वही अपराध दोहराता है तो वह 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 18 जुलाई 2006, बी 23 दिसंबर 1986, सी 13 सितंबर 2005 या फिर डी 26 अक्टूबर 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, जबकि राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति 13 सितंबर 2005 में दी थी। उसके बाद 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू हुआ। इस अधिनियम में 5 अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 37 धाराएं। 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की प्रकृति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 7 या फिर ऑप्शन डी धारा 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धारा 3। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की प्रकृति को धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा की प्रकृति निम्न तरह के हो सकते हैं, जैसे बच्चों एवं अन्य सगे संबंधियों के समक्ष बार बार अपमान करना, बिना किसी गलती के भी कसूरवार ठहराना, तलाक की धमकी देना या परिवार में होने वाले हर भूल चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना, छोटे छोटे एवं नगण्य मामलों के लिए उन्हें दोषी ठहराना इत्यादि। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा, और व्यथित व्यक्ति वह है जो घरेलू हिंसा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार या फिर ऑप्शन डी न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किस अधिकारी को दी जाती है? ऑप्शन है ए थाना प्रभारी, ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी, ऑप्शन सी प्रथम सत्र न्यायाधीश अथवा ऑप्शन डी राज्य महिला आयोग को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी को।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा घटित होने की स्थिति में धारा 4 के तहत इसकी सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जाती है। धारा 4 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हो चुका है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है, तो इसके बारे में सूचना संबंधित संरक्षण अधिकारी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसके द्वारा संरक्षण आदेश जारी किया जाता है? ऑप्शन है ए मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी महिला आयोग द्वारा, ऑप्शन सी थाना प्रभारी द्वारा या फिर ऑप्शन डी कलेक्टर द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट द्वारा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। यह आदेश धारा 18 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। इस धारा 18 के तहत मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अभिरक्षा आदेश से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए मजिस्ट्रेट द्वारा क्षतिपूर्ति आदेश, बी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अधिग्रहण आदेश, सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 2 के तहत 4 में अभिरक्षा आदेश के बारे में प्रावधान है। अभिरक्षा आदेश। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत व्यथित व्यक्ति में शामिल है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी महिला एवं पुरुष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महिला। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत व्यथित व्यक्ति में शामिल है केवल महिला। केवल महिला। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2(1) में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दिया गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत 8 में मजिस्ट्रेट के बारे में परिभाषित किया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट से अभिप्राय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है, जिसके क्षेत्र में व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से निवास करता है या जहां प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा घटित होना अभिकथित किया गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धनीय अनुतोष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति आदेश या फिर ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू नातेदारों को क्षतिपूर्ति आदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धनीय अनुतोष से अभिप्राय है मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश देना। इसकी परिभाषा धारा 2(10) में दिया गया है। धारा 2 की उपधारा 10 में, जबकि इसके बारे में विशेष प्रावधान धनीय अनुतोष के बारे में विशेष प्रावधान धारा 20 में दिया गया है और धारा 20 के तहत धनीय अनुतोष जारी किया जाता है। धनीय अनुतोष जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है,
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत दंडनीय अनुतोष में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए भरण पोषण, ऑप्शन बी चिकित्सकीय खर्च, ऑप्शन सी उपार्जनों की हानि या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत दंडनीय अनुतोष में भरण पोषण, चिकित्सकीय खर्च और उपार्जनों की हानि शामिल है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रत्यर्थी या व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिवसों के भीतर की जा सकती है। ऑप्शन है ए 18 दिवस, ऑप्शन बी 20 दिवस, ऑप्शन सी 30 दिवस या फिर ऑप्शन डी 28 दिवस। इसका आंसर है ऑप्शन सी 30 दिवस के भीतर। प्रत्यर्थी या व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिवस के भीतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन ए जिला न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय में या फिर ऑप्शन डी सत्र न्यायालय में। इसका आंसर है ऑप्शन डी सत्र न्यायालय में। प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से घटित होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कौन सा आदेश जारी करता है। ऑप्शन है ए प्रतिकर आदेश, ऑप्शन बी अभिरक्षा आदेश, ऑप्शन सी निवास आदेश या फिर ऑप्शन डी दंडनीय अनुतोष। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रतिकर आदेश। धारा 22 अंतर्गत घरेलू हिंसा घटित होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट प्रतिकर आदेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है। ऑप्शन है ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 11 या फिर ऑप्शन डी धारा 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 11। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 11 में किया गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश की अवहेलना करता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 वर्ष। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश की अवहेलना करता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान 1 वर्ष है। 1 वर्ष या फिर 20,000 रुपये जुर्माना या फिर 20,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।